नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं प्रिंस सर आपको इस यूट्यूब चैनल पर सोशियोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। छात्रों, आप सब ये सेशन से आप जुड़ चुके हैं और काफ़ी दिनों से आपको वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है। और आगामी हमारी परीक्षा यूजीसी नेट या इसके साथ साथ पीजीटी और इसके अलावा यूपीएससी को टारगेट करके हम आपको 1-to-1 वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी सेशन के दौरान अगर हम बात करें तो आज का जो हमारा नया टॉपिक है, वो नया टॉपिक हमारा तथ्यों का विश्लेषण यानी डेटा एनालिसिस से संबंधित है। उसके बारे में हम आज बृहद स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे उसके बारे में। तो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो भी वीडियोज़ हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। आप टेलीग्राम चैनल से अगर आप नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ सकते हैं और वहाँ पर आपको 1-to-1 वीडियो सारी क्या क्या की जाएँगी, सारी आपको प्रोवाइड की जाएँगी। और जैसा कि आपका एग्ज़ाम भी अब नज़दीक है 14 अगस्त, तो इसको भी ध्यान में रखकर आपको वीडियो जो भी आपके लिए एक कहेंगे कि अफोर्डेबल नहीं है वीडियो, वो आपको यहाँ पे आसानी से मिल जाया करेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डेटा एनालिसिस को अगर हम बात करें तो इसको एक सिस्टमैटिक रूप से पढ़ने के पहले हम क्या करते हैं, पहले इसको हम व्यावहारिक रूप से जान लेते हैं। एक्चुअली जो डेटा एनालिसिस है यानी तथ्यों का विश्लेषण, ये सामाजिक शोध के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की चरण को फॉलो किया जाता है। चरणों के अंतर्गत ही ये बीच का एक चरण है तथ्यों का विश्लेषण। और जो जिसके द्वारा हम सामान्यीकरण तक क्या करते हैं, पहुँचते हैं। तो आपको ये चीज़ें ज्ञात ज़रूर होगा कि सामाजिक शोध के जब भी कोई शोधकर्ता शोध कार्य कर रहा होता है तो विषय का चुनाव करता है और विषय के चुनाव के पश्चात क्या करता है, वो विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं को फॉलो करते हुए और तथ्यों का विश्लेषण करता है और देन सामान्यीकरण या सिद्धांत का निर्माण करता है। ये प्रक्रियाएं पूरी होती हैं। तथ्यों के विश्लेषण का यहाँ पर प्रश्न एक उठता है कि विश्लेषण एक्चुअली होता क्या है। एक्चुअली जो विश्लेषण है, इसमें वर्णन और व्याख्या दोनों सम्मिलित होते हैं। और इसके साथ साथ एक चीज़ और है कि विश्लेषण में विभिन्न प्रकार की भी प्रक्रिया और कई प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं। इसमें भी आपका जो यूजीसी नेट का प्रश्न है या इसके साथ साथ अन्य परीक्षाओं में भी प्रश्न ये आ चुका है कि तथ्यों के विश्लेषण का आप क्रम व्यवस्थित करिए। तो यहाँ पर ये क्रम भी आपको जानना आवश्यक है। अभी मैं आपको आगे ECCT के नाम से आपको बताऊंगा मैं कि ECCT और IG, ये इसका ट्रिक है और इसी पर बेस्ड है विश्लेषण। यानी जब भी कोई शोधकर्ता तथ्यों का विश्लेषण कर रहा होता है तो वो इन्हीं प्रक्रियाओं को क्या करता है, फॉलो करता है। ठीक है। तो तथ्यों का विश्लेषण, अब प्रश्न आता है कि तथ्यों का विश्लेषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है किसी शोधकर्ता के लिए। एक्चुअली जो विश्लेषण होता है उसमें विश्लेषण के द्वारा कोई भी शोधकर्ता तथ्यों की जो अव्यवस्था होती है, तथ्यों की अव्यवस्था सेंस, इसका क्या मतलब है, यानी जो तथ्य होता है, जब भी कोई शोधकर्ता किसी विषय से संबंधित तथ्य संकलित करता है तो तथ्य में विभिन्नता पाई जाती है और वो विभिन्नता विभिन्न आधारों पर होती है। जैसे आयु के आधार पर हो सकती है, आय के आधार पर हो सकती है, धर्म हो सकता है, जाति हो सकता है, वर्ग हो सकता है, लिंग हो सकता है। ये सब सारे विभिन्न प्रकार के आधार हैं। तो ये विभिन्नता को दूर करने के लिए विश्लेषण होता है और उसे व्यवस्थित करता है शोधकर्ता। तो यानी जो अव्यवस्थित जो भी तथ्य हैं उन्हें व्यवस्थित करना या व्यवस्था में परिवर्तन करना, उन्हें कहा जाता है, उन्हें ये प्रक्रिया विश्लेषण के माध्यम से किया जाता है। एक एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊंगा व्यावहारिक रूप से, आप सब परिचित होंगे इसी एग्जाम्पल से। आप देखते हैं कि कोई भी मकान की संरचना है, आपको मकान तैयार करना है, तो मकान तैयार करना है या तैयार करवाना है तो उसके लिए विभिन्न प्रकार की सामग्रियां आप प्रयोग करते हैं। ईंट, पत्थर, सीमेंट, जो भी सारी चीज़ें आप प्रयोग करते हैं, सीमेंट, मसाला, जो भी पानी, ये सब प्रयोग करते हैं ना। अब आप सोचिए, अगर इनकी उचित मात्रा और अनिवार्य और आवश्यक मात्रा अगर आप प्रयोग ना करें, सपोजेड आप इस सीमेंट का अधिक प्रयोग कर लें और सब चीज़ों का कम, तो आपका क्या मकान दुरुस्त रहेगा? नहीं दुरुस्त रहेगा। इसी प्रकार
तथ्य भी होते हैं, तथ्य को हम संकलित कर लिए, यानी इस तथ्य यानी सामग्री हमने संकलित कर लिया, और सामग्री को ज्यों का त्यों हमने सामान्यीकरण करने का प्रयास किया या सिद्धांत का निर्माण करने का प्रयास किया। क्या यह सफल हो पाएगा? नहीं सफल हो पाएगा, हमारा शोध असफल सिद्ध हो सकेगा। तो इसी प्रकार जैसे मकान की संरचना के लिए हमें व्यवस्थीकरण पर बल दिया जाता है या उचित मात्रा का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार जो भी हमारे तथ्य संकलित हैं, संकलित तथ्यों को व्यवस्थित करने के लिए हमें उनका क्या करना होता है? विश्लेषण करना होता है। ठीक है, काफ़ी गंदा हो गया है, अब इसको हम और बृहद रूप से आगे हम क्या करेंगे? पढ़ेंगे। मैं ऐसी आशा कर रहा हूँ कि आपको इसी के माध्यम से ही अधिक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तथ्यों का विश्लेषण, इसका आशय एक्चुअली क्या है कि सूक्ष्म अध्ययन करना, माइन्यूट स्टडी करना, अर्थात कोई भी शोधकर्ता द्वारा शोध विषय से संबंधित तथ्यों को क्रमबद्ध व्यवस्थित कर उनकी व्याख्या करना तथा तथ्यों का विश्लेषण, इसे तथ्यों का विश्लेषण कहा जाता है। आइए आगे पढ़ते हैं थोड़ा। उदाहरण देख लीजिए, मैं आपको अभी उदाहरण के माध्यम से समझाया था। जिस प्रकार मकान की रचना के लिए आवश्यक चीज़ों जैसे ईंट, पत्थर, सीमेंट, पानी आदि को जुटाना ही जरूरी नहीं है, बल्कि उनका व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध रूप से प्रयोग करना भी आवश्यक है, उसी प्रकार इसका भी, यानी तथ्यों के विश्लेषण में भी किया जाता है। ये तथ्य की जो संकलित होते हैं उनकी विश्लेषण करने में भी हम ऐसे करते हैं। इनकी परिभाषा पीबी यंग के अनुसार है कि तथ्यों के विश्लेषण को इन्होंने शोध का सृजनात्मक पक्ष कहा है, यानी तथ्य का विश्लेषण करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये शोध को क्या करता है? क्रिएटिव बनाने का कार्य करता है। इसी संदर्भ में एक स्टेटमेंट है पीबी यंग का, देखिए महत्वपूर्ण है, कि तथ्य स्वयं कुछ नहीं कहते, यानी तथ्य को आपने संकलित कर लिया और संकलित करने के बाद आपने जब तक विश्लेषण नहीं किया है तब तक उसका कोई मतलब रह नहीं जाता है, यथार्थ उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। जब आप उसका व्यवस्थित विश्लेषण कर लेते हैं तो वो मुखरित यानी बोलने लायक हो जाता है या समझने लायक, समझने योग्य हो जाता है। आइए आगे चलते हैं। इसी प्रकार कार्लिंगर महोदय का एक स्टेटमेंट महत्वपूर्ण था कि विश्लेषण का तात्पर्य शोध प्रश्नों के उत्तरों को प्राप्त करने के लिए तथ्यों का वर्गीकरण करना, क्रमबद्ध करना और समन्वित करना, और साथ ही संक्षिप्तीकरण करना। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। इसी के आधार पर आप कार्लिंगर को समझिए। कार्लिंगर ने क्या कहा कि तथ्यों का वर्गीकरण, क्रमबद्ध करना, समन्वित करना और संक्षिप्तीकरण करना, ये किसके द्वारा किया था? विश्लेषण के द्वारा। ठीक है, अब इसका ऑब्जेक्ट क्या है? तथ्यों की विश्लेषण क्यों करते हैं हम? यानी तथ्य को बोधगम्य, समझने लायक और साथ साथ व्याख्या योग्य बनाने के लिए हम इसका क्या करते हैं? विश्लेषण करते हैं, ताकि शोध की समस्याओं का समाधान और अध्ययन यानी जांच की जा सके। आइए आगे चलते हैं। कुछ महत्वपूर्ण, देखिए अब ये चरण ये बहुत महत्वपूर्ण है, इससे आपको एक प्रश्न आपका मिल जाएगा आपके एग्जाम में, और खास करके नेट के पेपर में आप लगातार प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखिए, आप क्रम उसमें निर्धारण के लिए मिल जाता है। तथ्यों के ढेर को विश्लेषण के योग्य बनाने के लिए विभिन्न चरणों या अनुक्रियाओं का प्रयोग करते हैं। जैसे पहला मैंने आपको ECCT बताया था, यानी ई से एडिटिंग हो गया, संपादन करना, क्लासिफिकेशन वर्गीकरण यानी C, और देन हम क्या करते हैं? कोडिंग करते हैं C, T से टैबुलेशन होता है, I से इंटरप्रिटेशन, और लास्ट क्या होता है? प्रोसेस जनरलाइजेशन। ये कुछ प्रक्रियाएं हैं किसके? विश्लेषण के। तो इसे आप ECCT के नाम से आप याद कर लीजिएगा, आपको कभी भूलेगा नहीं ये चरण। ECCT IG, E से हो गया एडिटिंग, C से हो गया क्लासिफिकेशन, दूसरे C से हो गया कोडिंग, T से हो गया टैबुलेशन, और I से हो गया इंटरप्रिटेशन, और G से हो गया जनरलाइजेशन। आइए संपादन होता क्या है ये हम लोग जान लेते हैं। एक्चुअली जो संपादन का अर्थ है तथ्यों का सूक्ष्म एवं सावधानी पूर्वक अन्वेषण करना। अब यही सबसे महत्वपूर्ण टर्म है। अन्वेषण क्या होता है यही आप जान लेंगे तो संपादन जान लिए, यानी तथ्य में रह गई जो अशुद्धियां हैं उसे सुधार करना, और जो भी कमियां हैं उसे पूरा कर देना। यानी सुधार करने के साथ साथ उसे पूरा करना भी होता है, तो और जिससे यथार्थ संस्कार निकाले जा सके, ये होता है संपादन करना। जैसे आपने एक अखबार संपादक का आपने देखा ना, एडिटोरियल आता है न्यूज़पेपर में, आपने देखा होगा। तो संपादक क्या करता है? संपादन करने के पश्चात उसमें सारी चीज़ें जो भी मिस्टेक्स होती हैं उसे सुधारने का कार्य करता है, यानी संपादित करता है। ये सब सारे कार्य करता है एक संपादक। उसी प्रकार शोधकर्ता भी संपादन की प्रक्रिया द्वारा करता है तथ्यों के विश्लेषण के दौरान। दूसरा क्या है प्रक्रिया? दूसरा प्रक्रिया है कि वर्गीकरण। वर्गीकरण का अर्थ क्या है? तथ्यों को अर्थपूर्ण समूहों में, यानी जैसे समान विशेषताओं के आधार पर उसे समूहीकृत करना, जो भी ये तथ्य हैं में समानता और असमानता के आधार पर विभाजित करना। जैसे व्यावसायिक संबंधी सूचना,
जो भी व्यवसाय संबंधी सूचना है उन्हें। आगे चलते हैं। वर्गीकरण के कुछ प्रकार दिए गए, मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं वर्गीकरण। एक तो होता है डिस्क्रिप्टिव जिसे बोलते हैं क्वालिटेटिव, और दूसरा होता है न्यूमेरिकल यानी क्वांटिटेटिव। इसके कुछ आधार है जिसके आधार पर अब आगे हम लोग जान लेते हैं। इसको जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर हम बात करें कि उसमें गुणात्मक तथ्यों के संदर्भ में, तो गुणात्मक तथ्य के आधार क्या क्या हो सकते हैं? लिंग हो सकता है यानी पुरुष स्त्री के संदर्भ में, धर्म, साक्षरता, वैवाहिक स्थिति, सामाजिक वर्ग, ये सब किसकी इसकी प्रकृति क्या है? गुणात्मक है। जबकि परिमाणात्मक या मात्रात्मक इसका क्या होता है? आयु यानी जिसे हम काउंट कर सकते हैं, संख्या या माप में दर्शा सकें, प्रजननता, टाइम फर्टिलिटी और समूह का आकार, ये सब सारी की इसकी प्रकृति क्या है? मात्रात्मक या संख्यात्मक है। आइए हम संकेतन अब जानते हैं, कोडिंग। वर्गीकरण की प्रक्रिया का एक भाग होता है संकेतन। यह एक प्रक्रिया है जिसमें वर्गीकृत सामग्री को और अधिक सूक्ष्म संक्षिप्त बनाने के लिए संकेतों का प्रयोग करते हैं। सपोज दैट आपको एक किसी क्लास में आपको महिला और पुरुष को आपको संकेतित करना हो, तो आप क्या करेंगे? महिला को क्या करेंगे आप? उस सर्कल से आप डिनोट करते हैं, और पुरुष को क्या करते हैं? इससे। तो आप इस तरीके से डिनोट करके आप आसानी से या सरल रूप से आप क्या करते हैं? समझ सकते हैं जो भी आपका विषय है या जो भी आपके तथ्य हैं। जैसे देखिए यहाँ पे, जैसे कक्षा एमए के विद्यार्थियों का पुरुष और स्त्री के संदर्भ में संकेतन। संकेतीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया कि समय की बचत करता है और विश्लेषण कार्य को सरल बनाता है। ये दोनों महत्वपूर्ण है। आइए आगे देख लेते हैं। यह कार्य अध्ययन के किसी भी क्षेत्र में होता है, यानी प्रश्नावली से लेकर सारणियन के पूर्व तक ये कहीं पर भी इसका प्रयोग किया सकता है। किसका? संकेतन का। संकेतीकरण का कार्य विभिन्न व्यक्तियों जैसे सूचनादाता, ये तो बताया गया कि कौन कौन लोग कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है इसको, संकेतीकरण का प्रयोग। आगे चलते हैं। सारणियन क्या है? टैबुलेशन। टैबुलेशन होता है आप जब संकेतित कर देते हैं या एक समानता असमानता के आधार पर वर्गीकृत कर देते हैं तो उन्हें टैबुलेशन कर दिया जाता है। टैबुलेशन किस संदर्भ में करेंगे? कॉलम और रो के संदर्भ में, यानी जो आपका कॉलम होता है और रो, ये दो संदर्भ में। कॉलम क्या ऐसे होते हैं? कॉलम होते हैं वर्टिकल होता है यानी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, और रो क्या होता है? हॉरिजॉन्टल होता है। तो इस संदर्भ में आप क्या करते हैं? उसे कर देते हैं। देखिए, गणना की एक प्रक्रिया है टैबुलेशन, जिसका प्रयोग संपादन और वर्गीकरण के बाद, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, व्यक्तिगत तथ्यों को, जो स्पेसिफिक तथ्यों ने सामूहिक रूप प्रदान किया जाता है। इसके लिए व्यक्तिगत तथ्यों को समूह के रूप में परिणत करते हुए उन्हें स्तंभों, मैंने बताया ना, स्तंभ यानी कॉलम्स, और पंक्तियों यानी रोज में क्या कहता है? जमाया जाता है। आगे देख लेते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है टैबुलेशन का? इसके द्वारा हम प्रस्तुतिकरण जो होता है, रिप्रेजेंटेशन, वो हम व्यवस्थित कर सकते हैं। दूसरा, विशेषताओं के आधार पर उसे वर्गीकृत कर सकते हैं, और ब्रीफनेस यानी तथ्य को संक्षिप्त कर सकते हैं। और दूसरा क्या है? नेक्स्ट है स्टैटिकल एनालिसिस, यानी सांख्यिकीय विश्लेषण भी कर सकते हैं। किसके माध्यम से? टैबुलेशन के द्वारा। इसके संदर्भ में एक महत्वपूर्ण नोट है, आप इंपॉर्टेंट लाइन है कि पीवी यंग ने सार्डियन को क्या कहा है? सांख्यिकी का आशुलिपि। अभी आरपीएससी का एग्जाम जब हुआ था असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो उसमें एग्जाम में ये आया भी था कि सार्डियन को सांख्यिकी का आशुलिपि या शॉर्टहैंड ऑफ स्टैटिक्स किसे कहा जाता है? किसने कहा सार्डियन को? तो पीवी यंग ने कहा। प्रकार है कुछ, देखिए, जिससे टाइप्स ऑफ बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट, उद्देश्य के अनुसार दो प्रकार के हैं, एक सामान्य होता है, एक स्पेसिफिक होता है, और फॉर्मेशन या निर्माण के आधार पर एक सिंपल होता है, एक कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, ये टैबुलेशन के प्रकार थे। अब टैबुलेशन तैयार करने या टेबल एक तैयार करने के लिए क्या क्या प्रोसेस है या रूल्स है, उसे हम कैसे फॉलो करते हैं? पहले हम क्या करते हैं? टाइटल निर्धारित करते हैं जो विषय का होता है। उसे टाइटल होता क्या है? यानी विषय वस्तु की विशेषताओं को प्रतिनिधित्व करने वाला, इसे शीर्षक कहा जाता है। शीर्षक की परिभाषा है सिंपल। साइज को कॉलम और रो में करते हैं, यानी वर्टिकल कॉलम हो जाएगा और रोज क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल। ये आपको मैंने पहले ही बता दिया। और सब हेडिंग्स कुछ होती हैं, यानी एक हेडिंग होती है शीर्षक, उसके सब हेडिंग होती है। जैसे स्तंभों के शीर्षक को क्या कहते हैं? कैप्शन। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और पंक्तियों के शीर्षक को स्ट्रप्स बोलते हैं। और लास्ट क्या है? रोलिंग, यानी रेखाएं हम खींचते हैं। महत्वपूर्ण और सामान्य। आपने टेबल कोई देखा होगा, आपने देखा होगा सबसे ऊपर की जो पंक्ति होती है उसे हम बहुत डार्क कर लेते हैं, तो यानी महत्वपूर्ण लाइन है। और इसी तरीके से हम रोज में भी क्या करते हैं, यानी कॉलम्स में हम क्या करते हैं? कॉलम्स में भी हम जो लास्ट की लाइन है जिसमें हम क्रम लिखते हैं, सीरियल, उसको भी हम डार्क कर लेते हैं। तो ये महत्वपूर्ण लाइन हो गई, और सामान्य लाइन जो हम बहुत लाइट होता है थोड़ा इसके कंपेयर में। ठीक है। अब इंटरप्रिटेशन और जनरलाइजेशन क्या होता है? ये सबसे लास्ट प्रक्रिया है किसकी? विश्लेषण की। इंटरप्रिटेशन क्या होता है? इसका अर्थ होता है व्याख्या करना। ये विश्लेषण की एक विशिष्ट रूप है।
जिसके द्वारा हम तथ्यों के बीच या जो चर होते हैं उनके बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित करते हैं। विश्लेषण का उद्देश्य क्या होता है? तथ्यों को संक्षिप्त रूप देना जिसके आधार पर शोध प्रश्नों का उत्तर दिया जा सके। व्याख्या का उद्देश्य क्या है? इन्हीं उत्तरों को अन्य उपलब्ध ज्ञान के साथ जोड़कर निहित अर्थों को खोजना। ये हो गए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। और इसके साथ मैं यहाँ पे अब ओवर करता हूँ अपनी क्लास। और मैं ऐसी आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं। आप अपने कमेंट के थ्रू अपना डिमांड बता सकते हैं कि आपको किस प्रकार की वीडियो और कौन सी चाहिए। वैसे तो मैं अपने अनुसार करा ही रहा हूँ, लेकिन आपको अपने आप से बताना होगा जिससे मैं वीडियो की जो भी वो हैं टाइम्स है वो थोड़ा हम ज़्यादा कर सकें। ठीक है, तो चलिए अब आप ये चीज़ लास्ट में बार बार ये चीज़ नहीं बोलना चाहूँगा कि हाँ सर लाइक करो सब्सक्राइब, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आप इसे अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुँचाइए, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है तो सबके पास पहुँच सके, अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके इससे। तो चलिए, थैंक यू सो मच और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं।